Hello everyone. Today we are learning about the tax planning in new regime of income tax. First of all, this is only an educational video. I am not a SEBI registered investment advisor or anything. Just for educational purpose. Please consult your advisor before taking anything. This is totally for educational purpose. So a lot of people ask question which regime they should opt, new, old. I don't know what's the confusion. So I hope I'll solve few of your confusions. So first we'll look at the slabs in new regime. Tax slabs thing. So we all know that up to 2.5 lakhs it is exempt. This is in both new as well as old. So in new regime 2.5 lakhs to 5 lakhs is at the rate of 5%. 5 to 7.5 lakhs is at the rate of 10%. 7.5 to 10 lakhs is at the rate of 15%. Then 10 to 12.5 lakhs is at the rate of 20%. Then 12.5 to 15 lakhs is at the rate of 25%, and above 15 lakhs is 30%. As compared to the old regime, there were just three. So 2.5 to 5 lakhs at the rate of 5%. 5 to 10 lakhs was at the rate of 20%, and above 10 lakhs it was 30%. So it depends on person to person what all exemptions he is taking and he is not taking. So it's totally individual case sensitive which we should opt. So many ask कि हमें कब चूज़ करना है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, कैसे चूज़ करना है. तो अगर तो आप सैलरी एम्प्लॉई हो तो आपको ये ऑप्शन हर साल मिलेगा टू चूज़. तो अगर इसके अलावा सैलरी एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको साल में एक ही बार चूज़ करना है और वो हमेशा के लिए आपका वो ऑप्शन चलता जाएगा. सो अब जो हैं जो एग्जम्पशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये एग्जम्पशंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझाना है कि आप एग्जम्पशंस को ऐसे मत सोचिए कि इससे हमारा टैक्स बचता है. टैक्स सेविंग एक एडेड बेनिफिट है. आप एग्जम्पशंस को ऐसे सोचिए कि आपकी सेविंग जो है एक्यूमुलेट होंगी ओवर द ईयर और ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी. आई नो आपने बड़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो कहते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होती है, ये होता है, वो होता है. सो टैक्स सेविंग एक एडेड बेनिफिट है. सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग आपको कभी भी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका जो है लॉक इन पीरियड होता ही होता है. और अगर आप यही लॉक इन पीरियड आप अपने आप में रखो कि मेरे को जितना लॉक इन पीरियड है, जैसे अब हम पीपीएफ का एग्जांपल लेते हैं, वो 15 ईयर्स है. अगर हम सेम 15 ईयर्स जो पैसा आपने पीपीएफ में लगाना आप इक्विटी में लगाओ तो आई एम श्योर आपको बेटर रिटर्न मिलेगी. जस्ट दैट एक कॉन्सेप्ट है कि हम एग्जम्पशन लेनी है तो हमें पीपीएफ में पैसा लगाना है तो वो 15 साल के बाद आपको जो लॉक इन हो जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा. बेसिकली वो चाहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी रहे सेविंग में, तभी ये सारा कॉन्सेप्ट है. तो एक लॉक इन पीरियड को ज़रूर कंसिडर करें कोई भी टैक्स सेविंग करने से पहले. अगर हम मोटा आपको मैं जो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम 1,50,000 की एग्जाम्पशन लेते भी हैं एटीसी में
और आप 30% स्लैब रेट में, तो आप 45,000 का टैक्स बचाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड बाय 12 करें तो आपकी जो सैलरी इनकम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी 3500 से 4000 का बन रहा है पर मंथ। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए कि इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं कि अगर आप पैसा ना फंसा के आप कहीं अच्छी जगह लगाएं। सो इसलिए एक इसको एक तरह से सेविंग एक्यूमुलेशन का आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको अपनी सेविंग्स करनी है, ना कि टैक्स सेविंग्स के पर्पज़ के लिए आपको उसमें रहना है। ठीक है, अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। सो जो न्यू रिजीम है और जो ओल्ड रिजीम है उसमें टोटल 70 डिडक्शंस हैं जो न्यू रिजीम में नहीं है, नॉट इन न्यू रिजीम। सो अब वो सारी एग्जाम्पशंस आपको लगती हैं नहीं लगती हैं तो उसमें वो तो हम बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, तो इसलिए मैं आपको गिनी चुनी बताता हूँ जो हम सब के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है सेविंग्स की। सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट होता है उसकी 10,000 रुपीज़ की होती है। इसकी सेविंग का जो 80 TTA होता है और 80 TTB होता है। अब ये लिमिट बढ़ गई हुई है, 40,000 और 50,000 हो गई हुई है, तो ये आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। ठीक है, सेकंड, लीव ट्रेवल अलाउंस LTA। जो LTA नहीं जानते वो ये होता है कि आपकी कंपनी आपको घूमने के लिए 4 सालों में 2 बार आपका एक्सपेंसेस उठाती है, तो उसके लिए LTA अलाउंस होता है जो न्यू रिजीम में नहीं है। थर्ड हो गया HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये तो आप सबको पता ही होगा, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसमें अब एक चीज़ है, अब आप ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम चूज़ करना चाहते हैं, तो अब आप जैसे हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अभी आपका रेंट जो है वो 0 जा रहा है, तो HRA हमारे लिए कोई पर्पसलेस है नहीं, तो HRA हमारे डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप वहाँ रहते हैं जहाँ आपकी कंपनी है तो आप रेंट पे कर रहे हैं, तो यही है HRA का, ये है कि रेंट 0 है तो HRA हाउस रेंट अलाउंस 0 है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस। ये मिलता है जब आपकी माइनर चाइल्ड की इनकम आपके अकाउंट में क्लब होती है, तो एक एग्जम्पशन मिलती है 1500 रुपीज़ की, तो वो न्यू रिजीम में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बड़े कम केसेस में ऐसा रेलिवेंट होता है। फिर हेल्पर अलाउंस होता है, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। फिर सिक्स्थ आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। वो भी आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी एग्जम्पशन सेक्शन 24 के अंदर है अप टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग में तब हेल्पफुल होगा जब आपके नाम पे कोई हाउसिंग लोन होगा। ठीक है, अभी जैसे हम वर्क फ्रॉम होम है, अब जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है, अब जो यंगस्टर्स हैं उनका मेरे को लगता है कि वो बड़े कम ही होंगे जो हाउसिंग लोन लेते होंगे अर्ली स्टार्ट ऑफ देयर करियर। सो उस हिसाब से इसमें ये है, ये एक काफ़ी बुरा क्राइटेरिया बन सकता है टू चूज बिटवीन ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ इज अ अमाउंट। देन 8th पॉइंट would be section 80C, or rather I would say 80C, 80D, 80E, chapter 6 से डिडक्शंस। 80C आपको बताया कि वो 1.5 लाख वाली है, 80D जो है वो मेडिकल वाली है, और जो 80E सेक्शन है वो है एजुकेशन लोन की। ठीक है, अब इसमें जो NPS का है ना वो इसमें नहीं आता, NPS मिल जाएगा आपको 80CCD2 में। और एक और सेक्शन आती है जो न्यू एम्प्लॉयज़ की है, 80JJA। ये न्यू एम्प्लॉयज़ का होता है, ये कंपनीज के लिए होता है, जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी पे कुछ रिबेट्स मिलती हैं, तो ये आपको दोनों सेक्शन में मिल जाएंगी, ओल्ड एज वेल एज न्यू। ठीक है, देन 9th पॉइंट कम्स इन डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन इनकम।
ये एक 15,000 रुपये की डिडक्शन होती है और कई केसेस में 1/3 ऑफ भी होती है ऑफ द फैमिली पेंशन। तो वो डिडक्शन जो है वो न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी, ओल्ड रिजीम में थी वो। तो बाकी इसके अलावा जो हम कहेंगे कि जो एग्जम्पशन न्यू रिजीम में है वो होगी आपकी न्यू रिजीम में जो है वो होगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन। जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी इसमें स्पेशली एबल्ड पर्सन को एक और नई सेक्शन भी लाए हैं 80CCD की, जो बड़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप प्लीज़ वो वीडियो भी देखें, आपको और पता चलेगा। फिर NPS वाली होगी डिडक्शन। अब NPS एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर किसी को नहीं आता तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट मैं जल्दी ही वो वीडियो बनाऊंगा। और थर्ड आ गई 80JJAA। जो मैंने अभी आपको बताया एम्प्लॉयज़ की जो है, एनी कंपनसेशन टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। जैसे आप कोई कंपनी आपको कोई और लोकेशन पे सेंड करती है, कुछ करती है, तो उसकी जितने भी कंपनसेशन है टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और ट्रांसफ़र, ये भी एग्जाम्प्ट है इन द न्यू रिजीम। So this is not a very big point to be considered if you are salary person की old regime और new regime, क्योंकि आप ये चूज़ कर सकते हैं, आप दोनों ऑप्शन में अपना टैक्स कैलकुलेट करें एट द एंड ऑफ द ईयर, और आप फिर सेलेक्ट करें जिस पर टैक्स कम होगा आप उस पर रिटर्न भरिए। ये जो डिसीजन है बेसिकली बिजनेस वालों को देखना है, क्योंकि उनको एक ही बार चूज़ करना है। तो बिजनेस वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर तो आप एग्जाम्पशंस लेते हो, जैसे अगर आपकी 80C के अलावा और बड़ी सारी एग्जाम्पशंस हैं, हाउसिंग लोन है, ये है वो है, तब आप ओल्ड रिजीम में जाओ। और एक स्पेसिफिक इनकम के बाद तो न्यू रिजीम बेनिफिशियल बन ही जाता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा इनकम है। अब मैं एक एग्जांपल लेने का इधर कोई पर्पस है नहीं, आपको बड़े सारे एग्जांपल्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मेरा मोटा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक टैक्स प्लानिंग को ऐसे मत समझिए कि आपको टैक्स बचाना है। टैक्स एक बहुत छोटी फिगर है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर हम 1,50,000 की डिडक्शन लेने के पीछे भी अगर हम सिर्फ 4,000 रुपये महीना हम अपना ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसका कोई वो पर्पस नहीं है। आप 4,000 रुपीज़ पर मंथ सेव कोई अच्छे सिप में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, आई एम श्योर वो आपको बेटर रिटर्न देगा। सिर्फ एक टैक्स सेव करना ही हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली टैक्स सेविंग से हमारा जो CAGR जो हम कहते हैं या जो रिटर्न होती है वो इम्प्रूव होती है और ये सब चीज़ें होती हैं। बट फिर भी अगर आपकी ज़्यादा अच्छी इनकम है, 10 लाख प्लस हो या 15 लाख 20 लाख अगर आपकी इनकम है, तो आपको टैक्स प्लानिंग का इतना सोचना ही चाहिए और न्यू रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। अब बिजनेस वालों को भी ऐसे ही है, सिंपल। जो अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पशंस हैं जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, तो आपका बेसिक जो गोल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि मेरे को सेविंग्स करनी है, ना कि टैक्स सेव करना है। क्योंकि सेविंग्स जो है वही आपके लॉन्ग रन में हेल्प आएंगी। ठीक है, आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत जितना भी समझा सकता था, आई होप आई हैव डन जस्टिफाइड। सो थैंक यू। If you want any clarification, anything else, please drop in the comments below. I will be ready to help you. Thank you.